तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बेन 10 से रिलेटेड कुछ ऐसे अननोन और मजेदार फैक्ट्स जो कि बहुत सारे लोगों को और शायद तुम्हें भी नहीं पता होंगे, जिनको सुन के तुम मुझे यही बोलोगे मजा आया। और एंड में मैंने एक बोनस फैक्ट भी बताया है, तो इसलिए उसे मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एनीवेज, तो अब अपनी मेन वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फैक्ट नंबर 1 के साथ। फैक्ट नंबर 1, बेन 10 एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन में हमने देखा था कि जो प्लम्बर्स के बैजेस थे वो ओमनिट्रिक्स के सिंबल की तरह दिखाई देते थे, यानी कि जैसा ओमनिट्रिक्स का सिंबल होता था ना, ग्रीन आवर ग्लास वाला, सेम टू सेम प्लम्बर बैज भी वैसा ही दिखाई देता था। लेकिन ओमनिवर्स में इसे बिल्कुल ही बदल दिया गया। बेन 10 ओमनिवर्स में प्लम्बर्स के बैजेस कुछ इस तरह से दिखाई देते थे और इसे चेंज करने का रीजन ये था कि बेन 10 ओमनिवर्स के क्रू के हिसाब से इस चीज का कोई भी सेंस नहीं बन रहा था कि क्यों प्लम्बर्स के बैजेस ओमनिट्रिक्स की तरह दिखे। मतलब हाँ ठीक है, गैलेक्टिक पीस का सिंबल है, लेकिन जब क्लासिक सीरीज में पहले ही उनके बैज को एक रेड डॉट की तरह दिखाया जा चुका है, तो उसे एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन में बेन के ओमनिट्रिक्स के जैसा दिखाने की क्या जरूरत है। तो इसी रीजन की वजह से उन्होंने प्लम्बर्स के बैजेस को वापस से रेड डॉट में कन्वर्ट कर दिया। और फन फैक्ट, इन्हीं रेड डॉट बैजेस की वजह से क्रिमिनल्स प्लम्बर्स को रेड स्पॉट के नाम से भी बुलाते हैं। और तुम्हें ये चेंज कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। पर्सनली मुझे ये चेंज उतना बेकार भी नहीं लगा, क्योंकि एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन में बेन के ओमनिट्रिक्स के अलावा बाकी प्लम्बर्स के पास भी एक ओमनिट्रिक्स जैसा दिखने वाला बैज देखना काफी अटपटा सा लगता था मुझे। और मुझे तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि उनके प्लम्बर बैज को रेड डॉट में कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि वो पहले से थे भी। फैक्ट नंबर 2, क्या तुम्हें ये पता है कि रायन रेसिक द थर्ड यानी कि रायनी बेन को बेन टेनिसन नाम से क्यों बुलाता था? क्योंकि बेन का नाम तो नॉर्मल सिर्फ एक बार बेन टेनिसन है ना, तो फिर रायनी बेन को बेन टेनिसन क्यों बुलाता था? वेल, इसका रीजन ये है कि रायनी को ये नहीं पता था कि ह्यूमंस आपस में कैसे बातचीत करते हैं, कैसे अपना इंट्रोडक्शन करते हैं। तो इसलिए जब बेन रायनी को अपना नाम बताता है तो बेन बोलता है My name is Ben Tennyson. What's yours? तो यहाँ पे बेन ने अपना नाम ऐसे ही कैजुअली बताया था उसे, लेकिन रायन रेसिक थर्ड यानी कि रायनी को ये समझ में नहीं आया कि बेन अपना नाम बता रहा था बेन टेनिसन, ना कि बेन टेनिसन। तो इसलिए उसने ये पूरा ही जोड़ के उसे लगा होगा कि इसका नाम है बेन टेनिसन, इसलिए वो इसे इसी नाम से बुलाता था। मदद के लिए शुक्रिया बेन टेनिसन। और बेन ने भी उसे करेक्ट नहीं किया क्योंकि उसे जरूरी नहीं लगा। और ये एक रेफरेंस है द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी का, जो कि पता नहीं शायद एक नॉवल है या मूवी है, जिसमें आर्थर डेंट नाम का एक कैरेक्टर है जो कि स्लार्टी बार्ट फास्ट नाम के कैरेक्टर को भी अपना इंट्रोडक्शन कुछ इसी तरह से देता है। फैक्ट नंबर 3, क्लासिक सीरीज में डॉक्टर एनिमो की सभी आउटफिट्स को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम नोटिस करोगे कि वो सभी थोड़ी किसी न किसी एनिमल से सिमिलर दिखती हैं। जैसे डॉक्टर एनिमो का ये वाला डाइवर सूट एक तरह से थोड़ा क्रैब से सिमिलर दिखाई देता है। बेन 10 ओमनिवर्स में तो इसने पूरा का पूरा एंट वाला सूट ही बना के पहन लिया था, और क्लासिक सीरीज में इसने ऐसा सूट भी पहना हुआ है जो कि थोड़ा गोरिल्ला के जैसा दिखता है। और गुड बाय एंड गुड रिडेंस वाले एपिसोड में हमने डॉक्टर एनिमो को ऐसे गोरिल्ला वाले मैक सूट में भी देखा था, और बेन 10 प्रोटेक्टर ऑफ द अर्थ गेम के अंदर भी हमने ऐसा ही कुछ सिमिलर गोरिल्ला वाला मैक सूट डॉक्टर एनिमो को पहने हुए देखा था। और फ्यूचर वाले डॉक्टर एनिमो के पास भी हमें एक गोरिल्ला वाली बॉडी देखने को मिलती है। लगता है डॉक्टर एनिमो को गोरिल्ला कुछ ज्यादा ही पसंद है। फैक्ट नंबर 4, जैसा कि तुम जानते हो कि बेन 10 एक एनिमेटेड शो है, यानी कि उसके हर एक फ्रेम को एनिमेट कर के बनाया जाता है, और हर एक एपिसोड को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा प्री प्रोडक्शन लगता है। उससे पहले बहुत सारी चीजें होती हैं, वॉइसिंग, प्री विजुअलाइजेशन, और उसी में से एक पार्ट होता है स्टोरी बोर्ड्स का। वो एपिसोड्स का एक रफ स्केच होता है कि एपिसोड्स में होगा क्या, रफली ड्रॉ करके इमेजिन किया जाता है, और फिर उसके बेसिस पे पूरा एपिसोड बनता है, जिसका एग्जांपल अभी तुम स्क्रीन पे देख सकते हो कि कैसे स्टोरी बोर्ड से एपिसोड तक की जर्नी हमें देखने को मिलती है, कि कैसे इसका पहले प्री विजुअलाइजेशन हुआ, कैसे इसका स्टोरी बोर्ड दिखता था, और कैसे फिर फाइनल प्रोडक्ट यानी कि फाइनल एपिसोड दिखता है। तो उसी से रिलेटेड एक फैक्ट ये है कि कई
कई बार जब एपिसोड को प्री विजुअलाइज किया जा रहा होता है, जब स्टोरी बोर्ड्स बनाए जा रहे होते हैं, तब कैरेक्टर्स के कैरेक्टर डिजाइन्स तक फाइनलाइज नहीं होते और जो रफ स्केचेस हैं या कॉन्सेप्ट आर्ट है उन्हीं को लेके स्टोरी बोर्ड्स बना दिए जाते हैं और फिर जो फाइनल कॉन्सेप्ट आर्ट है, जो फाइनल डिजाइन्स है, उनके साथ तुम्हें एपिसोड एनिमेट होके देखने मिलता है। एग्जाम्पल के लिए केविन बिग स्कोर नाम का जो एपिसोड है उसके स्टोरी बोर्ड्स में हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि बेन को एक हुडी पहने हुए दिखाया गया है, जो कि बेन के वन ऑफ द कॉन्सेप्ट आर्ट्स में से एक होगा। और क्योंकि उस टाइम पे बेन का फाइनल डिजाइन क्या होगा ये डिसाइड नहीं किया गया होगा, तो इसलिए उन्होंने किसी ना किसी कॉन्सेप्ट आर्ट को ही स्टोरी बोर्ड में यूज कर दिया। और अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें इसी स्टोरी बोर्ड में एक्वा भी अपने फाइनल डिजाइन में नहीं बल्कि उसी के किसी कॉन्सेप्ट आर्ट के डिजाइन में देखने को मिलेगा। और ऐसा ही सेम हुआ था ऑफ प्रेडेटर्स एंड प्रे पार्ट 2 एपिसोड में, जहां पर उस एपिसोड के स्टोरी बोर्ड्स में हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि बिग चिल के पुराने डिजाइन को स्टोरी बोर्ड्स में यूज किया गया है। वैसे मुझे तो पर्सनली एलियन फोर्स वाला डिजाइन ही ज्यादा पसंद है, मैंने ये बात कई बार बता रखी है। और यहाँ स्टोरी बोर्ड में जब एलियन फोर्स वाला डिजाइन दिखाई दिया था तो फिर चेंज करने की जरूरत ही क्या थी, वो कितना अच्छा फिट हो रहा था यहाँ पे। लेकिन मुझे आपको फैक्ट के रूप में बस यही चीज बतानी थी कि स्टोरी बोर्ड्स में या फिर प्री विजुअलाइजेशन में पुराने कॉन्सेप्ट आर्ट्स को जो यूज नहीं हो पाए हैं उन्हें यूज किया जाता है और फाइनल प्रोडक्ट आते आते काफी सारी चीजें बदल भी जाती है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा ही। और वैसे बेन 10 के कॉन्सेप्ट आर्ट्स देखने में मुझे काफी मजा आता है और अगर आप चाहो तो मैं इन पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकता हूँ इनके बारे में डिस्कशन करते हुए, जहाँ पे हम काफी सारे बेन 10 के कॉन्सेप्ट आर्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो पे ज्यादा नहीं, बस 5000 लाइक्स करवा देना एंड वो वीडियो आ जाएगी। पर फिलहाल के लिए फैक्ट नंबर 5, बेन 10 क्लासिक में हमें नल वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस कराया गया था, जो कि एक तरह से एक अल्टरनेट डायमेंशन था जहां पे दुनिया भर के क्रिमिनल्स को सजा देने के लिए भेजा जाता था, यानी कि एक तरह से इंटरगैलेक्टिक जेल थी वो। लेकिन क्या आपको पता है कि नल वर्ल्ड को बनाने का आइडिया कहां से आया था, उसे बनाने की इंस्पिरेशन कहां से मिली थी? सो वेल, नल वर्ल्ड असल में इंस्पायर्ड है सुपरमैन और डीसी कॉमिक्स के फैंटम जोन से। और फैंटम जोन भी एक तरह से नल वर्ल्ड की तरह ही काम करता है, जहां पे कई सारे क्रिमिनल्स को भेजा जाता है। लेकिन फैंटम जोन नल वर्ल्ड से काफी ज्यादा डिफरेंट भी है, क्योंकि नल वर्ल्ड में कोई भी जा सकता है, उसे कुछ भी नहीं होगा। नल वर्ल्ड एक तरह से बस एक पैरेलल डायमेंशन की तरह है, जहाँ पे कोई भी इजीली आ जाए चला जाए, उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस वहाँ पे उसे रहने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ड्यू टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ नल वर्ल्ड। वहाँ के जो भी जीव हैं जैसे कि वल्पमैंसर्स, दूसरे क्रिमिनल्स, नल गार्डियंस, ये सब तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फैंटम जोन जो है ना, वो नल वर्ल्ड से बहुत बदतर है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि तुम वहाँ पे एक तरह से इमॉर्टल हो जाओगे, वहाँ पे तुम मर नहीं सकते और एक तरह से तुम वहाँ पे घोस्ट की तरह बन जाते हो। मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन अगर तुम्हें फैंटम जोन के बारे में डिटेल में जानना है तो एक सिंपल सा गूगल सर्च कर लेना, तुम्हें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और अब क्योंकि तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसीलिए तुम्हारे लिए बनता है एक बोनस फैक्ट। तो बेन 10 रिबूट की बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स मूवी के अंदर हमने ये देखा था कि विलगैक्स जो था वो बेन की ओमनिट्रिक्स की के पीछे पड़ा हुआ था, और वो उसके पीछे क्यों पड़ा था ये भी हमने मूवी के एंड में देख ही लिया, क्योंकि उसे जैसे ही ओमनिट्रिक्स की मिली उसने उसे एंटीट्रिक्स में लगा के एंटीट्रिक्स में मौजूद सेलेस्टियल सेपियन के डीएनए को अनलॉक कर लिया था, एक्सेस कर लिया था। हालांकि उसके बाद भी वह बिग से पिट गया। लेकिन फैक्ट यहाँ पे ये नहीं है। फैक्ट यहाँ पे ये है कि जिस तरह से ओमनिट्रिक्स की जरूरत पड़ी थी विलगैक्स को एलियन एक्स यानी कि सेलेस्टियल सेपियन का डीएनए अनलॉक करने के लिए, ये एक तरह से रेफरेंस था बेन 10 अल्टीमेट एलियन के उसी एपिसोड का, उसी मोमेंट का, जब बेन ने एलियन एक्स को अनलॉक किया था अल्टीमेट्रिक्स में 2 चाबियां लगा के। और इसी के साथ हमारे आज के फैक्ट्स यहीं पर खत्म होते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे बाकी फैक्ट वीडियोस नहीं देखे तो ये रही प्लेलिस्ट, देख लो सारे की सारी वीडियोस। कमेंट करके बताना मुझे तुम्हारा फेवरेट फैक्ट। मुझे तो भाई स्टोरी बोर्ड वाला फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। तुम्हारा फेवरेट कौन सा था ये मुझे तुम कमेंट्स में बता देना। मिलेंगे हम जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।